पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 6 मुहर्रम उल हराम 1445 हिजरी, जुलाई की 25 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में, मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वेल आई रियली कांट से इट्स ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची बिकॉज इट इज नॉट। इन फैक्ट आज तो तकरीबन पूरी रात ही कराची में, बल्कि मैं कहूँगा आधी रात से तो नहीं, लेकिन रात का जो आखिरी पहर था उससे जो है वो बारिश शुरू हुई है और काफी तेज बारिश हुई है। और कराची में मेरा ये ख्याल है कि फाइनली एक ऐसी बारिश हो गई होगी कि पूरा शहर जो है वो उसकी लपेट में आ गया होगा। बिकॉज अभी तक जो है वो काफी सारे इलाके, खास तौर से कराची के जो जुनूबी इलाके हैं और डिफेंस क्लिफ्टन टाइप जो अमीर लोगों के इलाके हैं, वहां पे उन्होंने ये गिला और ये शिकवा किया है कि वहां पे इतनी ज्यादा बारिश इस वक्त तक हुई नहीं है। और तो ये सूरत हाल है। तो अभी जो है वो पूरी रात तकरीबन बारिश होने के बाद थोड़ा सा इस वक्त आसमान जो है वो खुला है और बारिश जो है वो रुक गई है। और आप में से वो दोस्त हमारे जो इस उम्मीद और एक्सपेक्टेशन में थे कि बारिश हो रही होगी, ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी, सब कुछ सीन हो जाएगा, ऐसा जो है ना वो कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि कराची में ये बादलों का एक आखिरी टुकड़ा है जो कि अब बस शहर के ऊपर से चला जाएगा। और अभी फिलहाल जो बारिशों का सिलसिला है वो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स या तकरीबन आज के दिन के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलें जी, ये अपना पोस्तीपन छोड़ें और दफ्तर की तैयारी करें। शायद ज्यादा रास्ते में ज्यादा पानी भी नहीं था, मैं आपको बता चलूं। शारा फैसल में जो यूजुअल जगहों पे जहाँ पे पडल्स वगैरह बन जाते हैं, मुझे तो आज वहां भी पडल नजर नहीं आया। एक बड़ा मेजर पडल नजर आता है FTC के बाद जो कैंटोनमेंट का एरिया शुरू हो जाता है, वहां पे जनरली गोरा कब्रिस्तान के सामने एक जगह पे पानी पड़ा हुआ होता है, जिससे जो है वो ट्रैफिक की रवानी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। वहां भी मुझे जो है वो आज जैसे कहते हैं कि आज पानी नहीं नजर आया। सो चलें जी, आ जाए जी, तैयारी पकड़ें और गुड लक टू यू ऑल। बट बहरहाल चलें जी, मौसम कुछ अच्छा हो गया है और बारिश भी हुई है। लेट्स जस्ट होप। वैसे अभी उम्मीद ये है कि अगले 1-1.5 दिन तक जो है ना वो हवा कराची की वापस नहीं आएगी। बारिशों का ये सिलसिला शायद कल तक जारी और रहे और फिर उसके बाद जो है वो जो सी ब्रीज है वो शायद जोर पकड़ेगी। सो या होपफुली टेम्परेचर्स विल नॉट गो एज हाई एज दे वर मे बी अ वीक बैक। और अभी जो है वो आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ और कितनी मासूमियत के साथ मैं जो है वो अदील _अजहर पे जो है वो साइन इन कर रहा था। क्या मासूमियत है मेरी यार जालिमों ने ग्रुप ही मेरा अकाउंट ही छीन लिया मुझसे यार। एनीवे चलें जी, मैं अभी अपने ट्विटर पे जो है वो लॉग इन करता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा आप। वैसे समझ में नहीं आई बात यार, यानी इतना मुश्किल मैंने पासवर्ड अपना रखा हुआ था। यानी अक्सर लोग सोच के बोला करते थे अभी ये पासवर्ड याद कैसे रखते हो। फिर उसके बाद जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ली हुई है। कम वक्त को पैसे भी मैं अभी सबसे पहले सब्सक्रिप्शन खत्म करूँ मैं इसकी यार। यानी यार कम ऑन यार, बड़ा सब कुछ होने के बावजूद अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रही बात। ज़्यादा हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करने वाला मुझे अभी सुन रहा हो और वो भी हंस रहा हो बहुत भौंकता था ट्विटर पे लेकिन खैर चलें जी, कोई बात नहीं। अल्लाह क्या देर है अंधेर नहीं। तो चलें, आप लोग के मैसेजेस पे मैं जो है वो अभी नजर डालता हूँ। और वैसे मुझे लगता है कोई ट्विटर का बग है, ये कोई बग हुआ है ट्विटर का। बिकॉज कुछ सिचुएशन लग नहीं रही। मसलन ये कि अगर किसी को मेरे अकाउंट नंबर 1 अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, सस्पेंड होता तो फिर आपको नजर नहीं आ रहा होता। इनफैक्ट दैट वाज द फर्स्ट अकाउंट दैट एक्चुअली स्टार्टेड फॉलोइंग। सो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। और दूसरा जो है वो ये हुआ कि अभी तक कोई नाजेबा किस्म का ट्वीट, कोई कुछ भी अभी तक वो भी उसने नहीं किया है। तो इसका मतलब ये कि अकाउंट कुछ इनका इंटरनल बग लग रहा है मुझे। मामला मैं सिलिकॉन वैली तक लेकर जाऊंगा, ऐसे आराम से मैं बैठूंगा नहीं। दोस्त रहता है सैन फ्रांसिस्को में, उसको बोलूंगा मैं, सिलिकॉन वैली में ही काम करता है, उसको मैं बोलूंगा ये कि भाई जरा एक बैनर लेके तो जरा खड़े हो जाओ ट्विटर के ऑफिस के बाहर के, अकाउंट वापस करो जालिमो। ऑलराइट चलें जी, और क्या सीन है। और ये है कि यार जरा अपना इंजीनियर बाबू ये AC का जरा रिमोट लेकर आइए, इसमें कोई एरर 5 लिखा हुआ आ रहा है और हम इसको जो है वो ठीक करते हैं ताकि थोड़ी ठंडक यहाँ पर आए। लेकिन खैर चलें जी, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, व्हिच इज द फर्स्ट ट्वीट ऑफ द डे।
अब्दुल रजाक साहब कहते हैं छत पर सफेद रंग करने से सूरज की तपिश कमरे में दाखिल नहीं हो सकती. लोगों से सुना है कि 30% गर्मी की तपिश कम हो जाती है. जी बिल्कुल, एक तो ये सफेद रंग के हवाले से आपने बात की, उसके अलावा आपको पता है कि अब कुछ रंगों की ऐसी किस्में आ रही हैं जिसकी वजह से जो लाइट है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है रादर देन आपकी छत जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा हो. तो किसी ने अगर इस तरह कोई तजुर्बा किया हुआ हो तो ये बात जरूर बताइएगा. तहसीन अमजद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बशीर अहमद साहब कहते हैं प्यारे अदील सलाम, अरसा दराज से टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी किसी बैट्समैन ने स्कोर नहीं की, क्या ख्याल है? हाँ, ख्याल बड़ा नेक है आपका. ट्रिपल सेंचुरी एक वैसे भी बड़ा रेयर मोमेंट होता है और आखिरी ट्रिपल सेंचुरी किसने स्कोर की ये जरा मुझे देखना पड़ेगा. लेकिन नेवरदलेस हैविंग सेड दैट हो जाती है जी, बना लेते हैं. आज बाबर को बोलते हैं बना ले सेंचुरी. लेकिन पाकिस्तान का जिस लिहाज से क्रिकेट आजकल खेल रहा है मुझे नहीं लग रहा कि ट्रिपल सेंचुरी जो है ना वो इस वक्त इनकी कोई प्रायोरिटी है. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मैच को जीतना है. और आप जानते हैं ये पाक बॉल, द पाकिस्तान वे, इसके हवाले से अब जो है वो बातें खुल के मार्केट में सामने आना शुरू हो गई हैं कि आखिर इसके पीछे यानी ये एक बाकायदा प्लानिंग जो है वो उसके लिए की गई है. मिकी आर्थर कहते हैं कि जी इस सोच के जो हैं वो आर्किटेक्ट हैं और अब तक सो फार सो गुड. पाकिस्तान की जो ये अप्रोच है, कल भी हमने ये देखा कि जो अग्रेशन क्रिकेट में जो है जो मुजाहरा कर रहे हैं. सो कूल. ऑलराइट, जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. मुल्क के लोगों के खिलाफ जब भी नफरत भरी हो तो अल्फाज जबान तक आ जाते हैं. आप ऑन एयर मेरे मैसेज ना पढ़ा करें. हाँ नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं जायदा. हम भी कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन इंसान कहीं तो निकालता है और मैं ये समझता हूँ कि आप ये हमारे जो लोग सोचों पे पाबंदियां लगाते हैं या सोचों को सप्रेस करते हैं, सोचों को ताले लगाते हैं, उनको ये भी बात समझनी चाहिए कि आप लोगों को एक वेंट दिया करें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए. बिकॉज मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ ये जो प्रेशर कुकर सिचुएशन अगर डेवलप हो गई ना, ये जब प्रेशर कुकर फटता है ना तो फिर आपको पता है कि एक जोरदार धमाका होता है और आसपास जितने लोग होते हैं वो उसकी जद में आते हैं. बिलाल अहमद साहब कहते हैं पिछले 1.5 घंटे से तेज बारिश हो रही है. तो 1 घंटा पुराना ये मैसेज है, अब तो खैर बारिश वगैरह खत्म हो गई है. 3 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हमारे इलाके में सुबह 4 से 10 बजे तक सर्विस होगी, बाकी 18 घंटे छुट्टी. हुकूमत से कहना था कि 6 घंटे भी बंद कर दें, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है. यानी आप कौन सी सर्विस की बात कर रहे हैं? आप ये इंटरनेट सर्विस की बात कर रहे हैं? आप यहाँ पे जो है मोबाइल सर्विस की बात कर रहे हैं? जरा मुझे ये बताइएगा कि किस सर्विस का जो है वो ये जिक्र हो रहा है. जीशान बेग साहब कहते हैं इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. ओहो हो, नवाब साहिब ऑफ जूनागढ़ स्टेट, नवाब जहांगीर खान जी इज नो मोर. ही डाइड ऑन द 20th of July 2023 Karachi. Nawab of Junagadh refers to the now defunct lineage of the rulers of princely Junagadh state in British Raj. जी हाँ बिल्कुल, जूनागढ़ स्टेट जो गुजरात के साथ लगी हुई होती थी और जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे. ज़ाहिर है आप जानते हैं कि जूनागढ़ वाहिद वो स्टेट नहीं थी जिसके नवाब जो थे वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे. हैदराबाद दक्कन के बारे में भी यही कहा जाता है. लेकिन ज़ाहिर है वो जोग्राफी जो है इट मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. इंडिया ने जहां बहुत और इलाकों में फौजकुशी की वहां पे यहाँ पे अपनी फौजें चढ़ा दी थी और जो यहाँ की जो रॉयल फैमिली थी, जो जूनागढ़ के जो नवाब थे, खानजी फैमिली जो थी वो फिर पाकिस्तान मुंतकिल हो गई थी. और यार खानजी फैमिली के एक चश्मो चराग जो हैं वो हमारे दफ्तर में भी काम किया करते थे. जब मैं इस्लामी बैंक में हुआ करता था तो वहाँ पे हमारे साथ हुआ करते थे और वही नेवर यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट his family lineage and all, but very nice, very cool and very humble guy. लेकिन मैं देखता रहता था अखबार में कुछ खबरें आती रहती थी कि इनके आपस में प्रॉपर्टी के मसले चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, बिकॉज दे हैड ह्यूज ओनरशिप्स हियर इन कराची एज वेल. सो इनके खानदानी घरों के ऊपर भी कुछ मसले चल रहे थे. आई होप कि इन लोगों ने रिजॉल्व कर लिया उन सारी चीज़ों को. सो जहांगीर खान जी और हमारे जो कॉलीग थे वो डिफरेंट थे लेकिन नाम के साथ जो है वो खान जी जरूर लगता था उनका. आगे बढ़ते हैं जी. एफ के नियाजी साहब कहते हैं भाई ये पाकिस्तान टीम को क्या हो गया है, हमने इसकी बात कर ली है. कल मैंने जो यूट्यूब शो में रात में जो है वो काफी तफसील से इसके हवाले से बात की है. जवेद साहब कहते हैं इजरायली जुडिशल रिफॉर्म की बिल बिकम्स लॉ एमिड प्रोटेस्ट. इस पे प्रोग्राम में आगे चल के हम जरूर बात करेंगे. अताउर रहमान साहब कहते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर हियर विद लाइट रेन एट फ्रेयर हॉल. होप कराचीइट्स विल बी एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल वेदर. सर मेजॉरिटी कराचीइट्स सो रही थी. ये तो आप जैसे कुछ लोग हैं
जो कि सुबह सुबह माशाल्लाह रोजाना उठते हैं, और अल्लाह ताला ये सुबह बेदारी जो है ये आपकी कायम रखे सेहत के साथ. हमारा तो पार्क के साथ मसला है, आपने पार्क नहीं जा पाया. इवन दो मैं अपने टाइम पे उठ गया था, जो मेरे सही वक्त पे अलार्म होता है, और मैं भी जिस वक्त उठा था तो उस वक्त बारिश काफी तेज हो रही थी. और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, कराची के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग के मैसेजेस पढ़ के भी अंदाजा हो रहा था कि काफी जबरदस्त किस्म की जो है वो बारिश काफी सारे इलाकों में हो रही है. तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हल्की सी बूंदाबांदी भी होना, हमारा जो चौकीदार है वो पार्क बंद कर देता है, वो नहीं खोलता फिर पार्क. तो आज पता नहीं, पार्क में गया ही नहीं, इसलिए मैंने कहा जाऊंगा, पता चलेगा पार्क बंद है, इसलिए बस घर पे बैठे रहे, कुछ सीखते रहे बैठे हुए यार, कुछ मालूमात हासिल करते रहे. एंड दैट्स इट, हियर वी आर. ऑलराइट, वलीद मुगल, अच्छा नहीं, अच्छा जी, जाहिदा का इससे पहले मैसेज आया, आज अच्छे मौसम की खुशी में आलमगीर का सॉन्ग सुना दें. चलें, आपने आलमगीर के गाने की फरमाइश किया, मैं देखता हूँ उसको आगे चल के अगर मैं चला सकूं. उमैर बाबर ने बड़ा जबरदस्त गाने की फरमाइश की. उमैर, आज ये हो जाए गाना, आज हो जाए गाना, वाकई बहुत दिन हो गए हैं. और वलीद मुगल क्या कहते हैं, 100 of 100, 16.4. This is Pakistan's fastest team 100 in first inning of a test in the 21st century. Might possibly the fastest in their history. Data not available of some old test. Yeah, I think ये इतनी डिटेल में डेटा जो है वो अवेलेबल होते नहीं थे बहरहाल, लेकिन 100 of 100 आई थिंक काफी सारी टीम है. एटलीस्ट ये बात तो माननी पड़ेगी कि श्रीलंका के लिए ये जो है ना, कोर्स से बाहर से जो है ना, ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है ना ये आ गई है. और थोड़े से आप देखा कि वो हक्का बक्का नजर आ रहे हैं, उनकी टीम इसमें एडजस्ट करने में उनको जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस अग्रेसिव स्टाइल में खेलने के लिए. चलें जी, सजाद भाई की आवाज प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं. दिस इज क्या समा है, तू कहां है. जबरदस्त. इसके बाद एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आके फिर आपसे गुफ्तगू मजीद जारी रखेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अभी खबर आई है सुबह, मैं ये अभी पढ़ रहा था. Spotify raises premium subscription price for millions. लाखों लोगों के लिए, कहते हैं कि जी तकरीबन 200 मिलियन यूजर्स के लिए जो है वो Spotify जो है वो अपनी एड फ्री सब्सक्रिप्शन की प्राइस जो है वो बढ़ा रही है. वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रही है, $9.99 से यूएस में जो है ये $10.99 हो जाएगी. ओके, एंड ठीक है, इतना कोई बड़ा फर्क है नहीं. आपको पता है Spotify ने भी जो है वो पेंडेमिक के दिनों में अच्छे जबरदस्त पैसे वैसे जो है वो बनाए थे, और बड़े लोगों को दबा के हायरिंग की थी, लेकिन फिर उसके बाद से जो है वो उन्होंने भी जो है वो काफी सारे लोगों को फिर फारिग किया है. आई थिंक दे कट 6% ऑफ देयर वर्कफोर्स बैक इन जनवरी, और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं कि Spotify राइट नाउ इज 515 मिलियन, तकरीबन half a billion पीपल इन द वर्ल्ड जो है वो उसको यूज करते हैं 180 मार्केट्स में. एंड तकरीबन उन half a billion यानी 50 करोड़ लोगों में से कहते हैं कि 40% लोग, यानी तकरीबन 20 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग जो हैं वो इनके पेड सब्सक्राइबर्स हैं Spotify के. सो या आई थिंक पाकिस्तान जैसी मार्केट्स में भी Spotify ने जो है वो पिछले कुछ अरसे में काफी जो है दे हैव ट्राइड टू मेक इनरोड्स इनटू द पाकिस्तानी मार्केट. आई एम प्रीटी श्योर इनको कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा. Spotify में जो पाकिस्तानी म्यूजिक की अब अवेलेबिलिटी है वो बड़ी जबरदस्त हो गई है, और क्योंकि हमारी गाड़ी में Spotify काफी लगा हुआ होता है, और उसमें वाकई जो गानों की कलेक्शन है, कभी कभार मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि यार ये कौन कौन से हीरा म्यूजिक के और सोनिक के भी गाने जो हैं वो Spotify पे चल रहे होते हैं. सो वेरी नाइस. आपको पता है Spotify is owned by, was founded by this guy named Daniel Ek, and it is actually a Swedish platform. जनरली काफी कम ऐसा होता है कि इंटरनेट के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर के कहीं के होते हैं. तो Spotify is one of those rare European platforms, Northern European. और Daniel Ek जो हैं, by the way, he is a big Arsenal fan. अभी बीच में ये is a billionaire guy naturally, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. और बीच में अब से कुछ अर्सा पहले, कुछ 2 साल पहले ये खबर आई थी that Daniel Ek, who is just 40 years old by the way, he is interested in buying Arsenal football club. ये खबरें हर थोड़े दिनों बाद जो है वो आती रहती हैं. ये वो टाइम था जब जरा आर्सेनल का सीजन काफी बुरा चल रहा था, और वो 7वें 8वें नंबर की 10वें नंबर की टीम बन गई थी. तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है. अगर आपको याद हो, एक जमाने में अली शेर उस्मानोव एक रशियन बिजनेसमैन थे, उनको आर्सेनल का सेवियर करार दिया जाता था. कि स्टैन क्रेओनके जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, बिलियनियर है, उनसे आर्सेनल को निजात दिलाएंगे. मुझे ये जनरली ये होता है. आई थिंक हर क्लब के जो फैंस होते हैं वो ज्यादा, जिसे कहते हैं कि
जिसे कहते हैं कि उसमें अभी तक वो चाहते हैं कि जी कोई एक बड़ा मशहूर फैन रादर देन दीज अमेरिकन बिजनेसमैन, जो लोग क्लब को रिस्पेक्ट करते हों, समझते हों, उसकी हिस्ट्री को समझते हैं, उसकी लेगेसी को रिस्पेक्ट करते हों, वो आके जो है वो क्लब को खरीद लें. लेकिन इट डिड नॉट हैपन इन द केस ऑफ डैनियल ऐक, इट डिड नॉट हैपन इन द केस ऑफ अली शेर उस्मानोव. अब तो खैर हो भी नहीं सकता बिकॉज अली शेर उस्मानोव इज रिगार्डेड वेरी क्लोज टू व्लादिमीर पुतिन. जिस तरह आपको पता है कि रोमान अब्रामोविच जो है वो चेल्सी को छोड़ के चला गया था, तो अगर ये भी आर्सेनल खरीदते तो आर्सेनल को छोड़ के इनको भी जाना पड़ जाता. लेकिन अब तो खैर आई थिंक आर्सेनल के फैंस गिला नहीं कर सकते स्टैन क्रोनके के साथ, बिकॉज उसने बिलाखिर अपने बटवे का मुंह जो है वो खोल दिया है और डब्बा के शॉपिंग कर रहे हैं आर्टेटा साहब. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो लग ये रहा है कि जिस प्लेयर को भी दिल चाह रहा है वो बोलते हैं I want to buy this player, तो वो कहते हैं, फिर वो पैसे देते हैं स्टैन क्रोनके. Yeah man, you can buy it, go ahead and buy. वो वाले सीन चल रहा है. By the way, talking about buying players, have you heard about this crazy thing? I mean the crazy thing जो कि अल हिलाल, the Saudis, they have gone crazy. हमें पता है इस बात का. और सऊदीज जो हैं वो राइट लेफ्ट एंड सेंटर, वो तो जैसे कहते हैं ना कि अब पैसों को ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, पैसे नोट ही नहीं कर रहे हैं, किसको कितने पैसे ऑफर करने. बस उन्होंने कहा किसी तरह इस प्लेयर को जो है ना, मुझे लगता है MBS उठता है एक दिन सुबह, कहता है वल्लाही आई वांट दिस प्लेयर इन माय कंट्री, आई वांट हिम टू बी प्लेइंग फॉर, फिर वो क्लब का नाम भी बताता होगा, अल हिलाल, जाओ गो एंड बिड फॉर दिस गाय. अच्छा, अब हुआ ये है कि कल ये खबर आई थी और आई थिंक इट्स प्रीटी मच ऑफिशियल नाउ दैट किलियन एम्बापे शायद दुनिया का इस वक्त सबसे मशहूर फुटबॉल प्लेयर, उसके बारे में जो है इज अ कैप्टन ऑफ फ्रांस एज वेल, जस्ट 24 years old. और ये इस वक्त आप जानते हैं कि पेरिस सैंट-जर्मेन जो PSG क्लब है पेरिस का, उसके लिए खेलते हैं. कहते ये हैं कि भाई उनके लिए एक बहुत बड़ी बिड जो है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बिड किलियन एम्बापे के लिए जो है वो अल हिलाल क्लब ने जो है वो कर दी है. और कहते ये हैं कि PSG ने अलाउ कर दिया है कि किलियन चाहे तो वो अल हिलाल से बात कर सकता है. नाउ इफ ही वांट्स टू टेक दैट ऑफर और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बिकॉज जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट का एक जिसे कहते हैं कि 1 साल रह गया है एंड PSG वोंट माइंड कि कोई बड़ा ट्रांसफर अमाउंट जो है वो उनको मिल जाए. प्लेयर्स आते रहेंगे, आज एक है कल कोई और है, बिकॉज वो कहते हैं ना दे विल मेक एन ऑफर दैट यू कांट डिनाई. सो एवरीवन हैज अ प्राइस. आई मीन बार्सिलोना के पीक पे भी मेसी की कोई प्राइस देता तो शायद मेसी के बारे में कहता था कि आई मीन इन्फिनिट इसकी जो है वो वैल्यू है, आप इसको डॉलर्स में काउंट ही नहीं कर सकते. बट देन किसी ने आके शायद वो वैल्यू ही पुट नहीं की. उस वक्त सऊदी क्लब्स होते और अगर अल हिलाल जैसा क्लब, वो क्या कहते हैं कि जी 259 मिलियन पाउंड्स की बात की जा रही है. दैट मींस टॉकिंग अबाउट समथिंग क्लोज टू $300 million, $300 million US की बात की जा रही है कि वो इतनी बड़ी डील होगी. एंड जस्ट द क्रेजी अमाउंट दैट ही विल बी मेकिंग एवरी डे. क्या कहते हैं जी 1.2 या 1.3 million एम्बापे विल बी मेकिंग एवरी डे फॉर दिस 1 year कॉन्ट्रैक्ट जो कि इसको ऑफर किया जा रहा है. जाहिर है अंदाजा आपको पता है वो यही है कि सऊदी जो फुटबॉल लीग है वो चाहते हैं, दे वांट टू मेक इट बिग. आपको पता है कुछ बहुत सारे बड़े नाम जो हैं वो उन्होंने साइन किए हैं. इट ऑल स्टार्टेड विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो. जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो उस क्लब में आया था तो फिर उस वक्त ऐसा लगा था कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्या कर रहा है. लेकिन आपने देखा कि उसके बाद जो है वो और बहुत सारे जो फुटबॉलर्स हैं वो उन्होंने सऊदी लीग जो है वो ज्वाइन की है. स्पेशली चेल्सी के हम जानते हैं 2-3 बल्कि कुछ बड़े नाम, आई मीन इन अबाउट करीम बेंजेमा एंड ऑल. मेसी का नाम काफी स्ट्रांगली आया था एक जमाने में, लेकिन मेसी जो है वो आप जानते हैं कि इंटर मायामी से अब खेल रहे हैं. बल्कि मैं अभी ट्विटर टाइमलाइन में देख रहा था कि इंटर मायामी के लिए मेसी ने अपना पहला गोल भी जो है वो एक फ्री किक से स्कोर किया. वाज अ ब्यूटीफुल फ्री किक, ऑफ कोर्स ट्रेडमार्क मेसी फ्री किक. और ये है सिलसिला. चलें जी, good on him, but crazy amount man, this is crazy. I mean this जिस तरफ सऊदीज लेकर जा रहे हैं ना, I don't know man, this is unfair. Okay, what about the FIFA fair play rule and all and stuff man. कुछ कोई ना कोई जैसे कहते हैं ना कि इसको कहीं पे रोकेगा जरूर. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको एक खूबसूरत से गाने की जानिब. हमारे दोस्त उमैर बाबर साहब ने आज इस गाने की याद दहानी कराई. वाकई महीनों हो गए कि ये गाना जो है वो मैंने नहीं चलाया. एंड अली अज़मत at his wonderful best, powerful best. This is Rangila from Coke Studio. Enjoy. मिलते हैं आपसे इसके बाद. ओए होए होए, मजा आ गया यार, मजा आ गया भाई. ये तो बहुत धांसू गाना, ये इतने अरसे से मैंने क्यों नहीं चलाया था यार. ओहो यार, वैसे छा गया अली अज़मत यार. मैं कहते ना कलम तोड़ दिया यहाँ पे बिल्कुल अली अज़मत ने. वेल डन सर, वेल डन, बहुत आला.
वाह, आखिर मिलना मिट्टी में तू लाख फिरे आवारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा. हमारे एक दोस्त हुआ करते थे अपना कराची 107 में, डॉक्टर शहजाद. उन्होंने इस पे एक रैप सॉन्ग बनाया था. अच्छा, पहली बार जो है ना ये मैंने इन्हीं से ही सुना था. ये आपको पता है नज़ीर अकबर आबादी का बड़ा मशहूर कलाम है बंजारा नामा, और बड़ी कमाल शायरी नज़ीर अकबर आबादी जो है ना इतने साल पहले, आई मीन आप देखते हैं 300 साल पुराना, 250 साल 250 साल मेरे ख्याल से, और कितनी आम फहम जबान में जो है. वरना उस वक्त की शायरी आप उठा के पढ़े, कुछ समझ में ना आवे क्या लिखा हुआ है, कुछ ना ऊपर से गुजर जावे सब. लेकिन नज़ीर अकबर आबादी ने बड़ी आसान अल्फाज में ना बड़ी अवामी शायरी जो है उस जमाने में की. और हंसनामा, हमारे याद है हमारे मैट्रिक में शायद हंसनामा हुआ करता था, और फिर ये बंजारा नामा. कमाल है जी, जबरदस्त. और ये तो छा गया भाई, बहुत मजा आया. चलें जी, ग्रेट. अकील रब्बानी साहब कहते हैं व्हाट अ स्टार्ट ऑफ द डे, अली अजमत सॉन्ग टू गुड. जियो आदिल भाई, नहीं भाई, उमैर बाबर को आज हम देते हैं इसका क्रेडिट, बहुत आला. इसके अलावा बाकी आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. और अनहैप्पी सोल कहते हैं व्हाट्स द सिचुएशन एंड आई चुनरी का रोड. यार इट्स ऑल क्लियर बेटा, आ जाओ, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होने वाली आज ऑफिस की, सब सेट है, सब बेहतरीन है. ठीक है जी. इसके अलावा हसान शेख कहते हैं कफ कीपिंग यू अप एट नाइट, पुट विक्स पेपर अप ऑन योर फीट एंड पुट ऑन सॉक्स, विद इन मिनट्स कफ विल स्टॉप परमानेंटली. वाओ यार, जबरदस्त भाई, सही तू एडवर्टाइजिंग कर रहा है इनकी विक्स पेपर अप की. विक्स पेपर अप पता नहीं अब पाकिस्तान में बनती है या नहीं, बिकॉज इस बारे में मुझे याद है पीएनजी की ओनली फ्यू प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में बना करती नहीं. जब मुझे याद है हम जब इंटरव्यूज वगैरह आज से 20 साल पहले पीएनजी के हम शौकीन थे वहाँ काम करने के लिए, तो उस वक्त वो इट वाज वन ऑफ दोस प्रोडक्ट्स दैट वाज बीइंग मेड इन पाकिस्तान. बट आई डोंट नो, आई डोंट सी द कमर्शियल. एक जमाने में आया करता ना, एक बच्चा आ रहा है, वो स्कूल से आया है और क्या बेटा जुकाम हो गया, फिर चलो मैं तुम्हें विक्स लगा दूं. रिमेंबर दैट एड? आई डोंट सी दैट एनीमोर. आई डोंट सी विक्स कमर्शियल्स एनीमोर नाउ. व्हाट हैज हैपेंड? आई थिंक दे हैव डिसकंटिन्यूड द प्रोडक्ट, मे बी, आई डोंट नो. ओके, मैं इतना कट ऑफ क्यों मार्केट से? व्हाई डू आई फील सो कट ऑफ फ्रॉम द मार्केट? आई हैव नो आइडिया. ओहो भाई, एम ए अली साहब ने जो है ना वो काफी तवील शायरी लिखी यार. एक तो शायरी तुम तो अच्छी करते हो, लेकिन ये जो खुशखती है ना, ये बड़ी जबरदस्त है यार. यानी वाह, ये भी एक कमाल है. मेरे ख्याल से जो लफ्जों की खूबसूरती है ना, उसकी लिखाई उसको और उभार देती है. यानी लफ्ज तो खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसको लिखा खूबसूरत अंदाज से, खूबसूरत लिखाई या खुशखती के साथ किया जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि उसकी जो जाज़बियत है उसमें इजाफा हो जाता है. एक तेरे जाने से मुझ पे कुछ चीजों का अहवाल खुला, दर्द तड़प की हैसियत कोई नहीं, रोने की औकात है क्या. उसकी बाहें खींचती हैं पर हम तनख्वाहदारों ने, वक्त पे दफ्तर रोज पहुंचकर बतलाया जरूरियात है क्या. वाह एम ए अली, वाह, कितनी प्रैक्टिकल शायरी की है भाई, बहुत आला. इसको मैं अब तो अपनी कोई रीच ही नहीं है ट्विटर की यार, 100-125 से फॉलोअर्स रह गए, लेकिन अपना टाइम आएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है. मैंने रीट्वीट कर दिया फिर भी कि भाई जहां तक पहुंचे एमी की शायरी. पीर ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग. अच्छा जी, मुबारकबाद देते हैं आप मोहम्मद अली नजम साहब को, आपके कॉलीग जिन्होंने हज माशाल्लाह किया. भाई नजम साहब, आपको हज की बहुत मुबारकबाद. अब्दुल रज़ाक साहब, ट्वीट आई हैव सीन बिफोर 12 लास्ट नाइट बट इट्स द फर्स्ट ट्वीट ऑफ द डे. वो रात में करके सोते हैं, मैं उन्होंने ना बोलें, कोई नाराज हो जाते हैं, आपको पता है. आगे बढ़ते हैं जी. अब्दुल रज़ाक साहब का ट्वीट नहीं आता, और रहमान साहब का, इन स्पाइट ऑफ द अनाउंसमेंट बाय इलॉन मस्क द क्यूट. अच्छा, आपने इलॉन मस्क पैरोडी अकाउंट को भी जो है वो टैग किया हुआ है. दैट्स प्रीटी कूल. इलॉन मस्क का जो पैरोडी अकाउंट है, जो काफी सारे लोगों का ख्याल है कि इलॉन मस्क खुद हैं वो, उसके भी 500,000 फॉलोअर हैं. द क्यूट लिटिल बर्ड इज स्टिल सर्वाइविंग. नो, द क्यूट लिटिल बर्ड इज स्टिल सर्वाइविंग. क्यूट लिटिल बर्ड इज सर्वाइविंग ऑन द मोबाइल एप्लीकेशंस. लेकिन अगर आप जो है वो अता साहब, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अंदाजा ये होगा कि वो अब एक्स पे कन्वर्ट हो गया है. और मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. आपकी ऐप अपडेट वगैरह आप करेंगे तो वहां पे भी ये तब्दीली आ जाएगी. अदील भाई, डिड यू सी ओपनहाइमर? नो, आई हैवंट सीन ओपनहाइमर येट, बट आई थिंक आई शुड गो एंड सी. लोग मुझे यही रेकमेंड कर रहे हैं. अबू बकर कहते हैं व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग वकार अली सॉन्ग. वकार अली का कौन सा गाना आप मुझे बता दीजिए. ओके, जिसके अलावा उमैर कहते हैं खुदा की कसम मजा आ गया, और मजा जब दुबाला होता है जब हम सब साथ साथ सुनते हैं. बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया, इसमें कोई शक नहीं है, और साथ गाते भी हैं. हमारी आज स्टूडियो की टीम जो है ना, जो मेरी रिकॉर्डिंग सुनेगी या देखेगी, वो आज कहेंगे कि भाई अदील अजहर को आज दौरा पड़ गया, ये गाना बजते हुए, और बस बच के रहो. अच्छा जी, शाहीन ताहिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल वेदर एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय अली अजमत. इन बुक्स वन मोर पोएट्री वाज आदमी नामा. बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने. चलें जी, ग्रेट, थैंक यू शाहीन.
एंड मैसेजेस का सिलसिला यहाँ पर हम रोकते हैं, बल्कि नहीं, एक अच्छा मैसेज आया, एक इल्मी मैसेज आया, तो आइए जरा उसके हवाले से बात करते हैं. अब से थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे स्पॉटिफाई के हवाले से. रिमेंबर मैंने स्पॉटिफाई का जिक्र किया था कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन प्राइसेस जो है वो बढ़ा दिए. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस गाय नेम डैनियल ek, who is the founder and CEO of Spotify. By the way, the company is around since 2006. तो हमारे दोस्त खुर्रम आबिद साहब हैं, उनका मैसेज आया है, कहते हैं Spotify is one of the best agile practices implementation in the world. Now, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, या वो लोग जिनका इंटरेस्ट होता है ऑन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो उनकी नज़र से जो है ना वो एजाइल का जिक्र जो है वो जरूर निकला होगा. अगर आपको याद हो, पिछली सदी में जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था. आई मीन कितनी सारी टर्मिनोलॉजीज वहां पे आई, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, काइजन और पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजीज जो है वो इस्तेमाल हुआ करती थी जापानीज की. मुझे याद है हमारे यहाँ IBM में जो है वो कोर्स भी पढ़ाते थे हमारे यहाँ, कंपैरेटिव मैनेजमेंट, और उसका जो एक मेजर टाइम जो है वो जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो उस पर बताया जाता था. और हम उस जमाने के हमारे जो IBA के जितने टीचर्स थे वो सारे के सारे जापान से होकर आए हुए भी थे, तो हर वक्त जापान के किस्से सुनाते रहते थे. हमारे एक टीचर थे वो हर वक्त जापान के किस्से सुनाते रहते थे. यू नो इन जापान व्हाट हैपेंस. वो अब बड़ी मजेदार बातें क्या करते थे, यानी पर नहीं समझते थे कि ना कोई जापान गया है कभी, ना कोई जिंदगी में जा पाएगा, वो ये सोच के बताया करते थे. तो हम भी क्या बोलते थे, यार छोड़ो, IBA के टीचर से पंगा ना ही लो तो अच्छा, बिकॉज ग्रेड का कबाड़ा कर देते हैं वो. बहुत कम टीचर्स में हौसला होता था कुछ सुनने के लिए. सो एक टीचर ने तो तबाही कर दी थी मेरे ग्रेड की, बिकॉज बस छोड़ो यार, रहने दो, क्या गुस्सा आ गया मुझे. एनीवे, लेकिन अब मैं बता रहा था एजाइल, ये एजाइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो ये जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है ना, दीज आर मोस्टली वेस्टर्न थॉट्स, जो कि अब जाहिर है ईस्ट का जमाना शायद चला गया, चाइनीज तो कोई कॉपी करना चाहता नहीं है. तो ये वेस्ट में एक जो कॉन्सेप्ट आया है एजाइल के हवाले से जो है वो आया है. एंड अगर मैं गलती पर ना हूँ, सो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो थोड़ा बहुत मैंने उसको समझा है वो ये कि बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इट डज इज दैट इट ब्रेक्स डाउन अ पर्टिकुलर टास्क इन वेरी स्मॉल, कहना चाहिए कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो उसको डिवाइड कर देता है. और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद आप फिर उनके दरमियान सिनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं, और एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का एक प्रोसेस होता है. बोलने से तो जापानी लग रहा है ये वैसे, क्योंकि जापान में भी एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही कोई, आई थिंक कोई प्रोसेस, काइजन वगैरह शायद इसे ही कहते हैं मेरे ख्याल से. सो या बता ही रहे हैं जी खुर्रम के ये जो स्पॉटिफाई कंपनी है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एजाइल प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंटेशन इन द वर्ल्ड. कहते हैं जी हम अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं जहां पे बेसिकली हम कहते हैं वी साइंड अ पार्टनरशिप विद स्पॉटिफाई एंड लिटरली दे सॉल्व द प्रॉब्लम वंडरफुली. अमेजिंग कंपनी, दैट्स वेरी नाइस. कहते ये हैं जी, I remember the key of success. Don't implement as is. Make it localized. Change the terminologies according to your bank's culture. It was the key. That is so cool. Zabardast. Thank you so much, Khurram, for sharing that piece of information. Yes, I think महज ले जाके किसी भी फरंगी कॉन्सेप्ट को, या किसी बैरून मुल्क, या किसी, मैं तो कहूँगा किसी भी और इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट को उठा के अपनी इंडस्ट्री में, इवन इफ इट्स फ्रॉम योर कंट्री, उसको कॉपी पेस्ट कर देना इज नॉट अ सोल्यूशन. आपको अपने हालात के मुताबिक, अपनी कंपनी के कल्चर के मुताबिक उसको कस्टमाइज कुछ हद तक करना पड़ेगा. मैं रिसेंटली एक कंपनी में मैंने काम किया था, इट वाज अ वेरी देसी माइंडेड कंपनी, और वहां पे कोशिश की गई थी कि इस तरह के जरा कुछ प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट्स लाके जहाँ अप्लाई किए जाएं. दे ऑल फेल्ड. द कंपनी इज प्रीटी मच बैक टू स्क्वायर वन और मे बी इवन बिहाइंड. बट बहरहाल चले जी. फैजान का मैसेज आया है. फैजान कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड पे पानी है. अब यूनिवर्सिटी रोड का तो वैसे ही कवाड़ा हुआ है, और यूनिवर्सिटी रोड पे अभी पानी भी है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि फिर क्या हाल होगा. आगे बढ़ते हैं जी, आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. क्या कह रहे हैं भाई, आर्मी चीफ का बयान आया हुआ है. कहते हैं मुल्क को बहरान से निकाल कर दम लेंगे. तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है. फौज अवाम से है और अवाम फौज से है. हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती. यार वैसे सीरियसली. अच्छा जी भाई, ज़राई इनकलाब जो है वो उस पर कोई आज जो है ना वो गेम शेम ऑन कल उन्होंने कर दी है, और कहते ही हैं जी कि इन्होंने कोई आर्मी की जो फौजी फाउंडेशन की कोई एग्रीकल्चरल विंग है, उन्होंने कोई कॉर्न की क्रॉप में कोई जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप की यील्ड बड़ी 20% 30% से बढ़ा दी है. तो अब उसको बहुत बड़े एरिया पे जो है वो काश्त करने वाले हैं. एंड वल्लाह आलम. लेकिन ये जो कशकोल का जिक्र हुआ है, तो कशकोल का लफ्ज हमने जिंदगी में पहली बार जब होश संभाला था तो दो जगहों से सुना था. एक हमने सुना था, एक ड्रामा आया था कशकोल, रिमेंबर, रोशू वाला. लेकिन उससे पहले भी हमने कशकोल का लफ्ज मियाँ साहब की तकरीरों में सुनना शुरू कर दिया था. ये अर्ली 90s की बात है, जब मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब पाकिस्तान के पहली बार वजीर आजम बने थे, और उसी वक्त आया था कि हम कशकोल तोड़ के फेंक देंगे. लेकिन बहरहाल जी अब तकरीबन कोई 30-35 साल होने को आए, कशकोल अभी तक नहीं टूटा है. पाकिस्तान का मेरे ख्याल से हर
जो हुक्मरान आया है उसने कशकोल तोड़ने की बात की है. अभी दोबारा से कशकोल तोड़ने का जिक्र आ गया है. इस बार आपके जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी इसका जो है वो जिक्र कर दिया है. कशकोल टूटेगा नहीं. हमारा कोई कशकोल खास किसी मेटल का बना हुआ जो टूट के नहीं दे रहा है. लेकिन खैर देखते हैं जी आगे क्या सिलसिला है. इसहाक डार साहब के हवाले से पार्टी के अंदर से कुछ इख्तलाफात की खबरें आई हैं. ख्वाजा आसिफ ने इसहाक डार के नाम की मुखालफत कर दी. पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जाली खबर से किसी को निगरान वजीर आजम का ताज पहना दिया गया. क्या खबर है जी. पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि इसहाक डार का नाम शेयर हुआ ना इत्तेफाक. तासुर दिया जा रहा है निगरान वजीर आजम पर पीपल्स पार्टी मान गई है. गैर जानिबदार सेटअप के हक में है. दुबई में कोई मीटिंग नहीं हुई. शहरी रहमान और फैसल करीम कुंडी का ये कहना है. वजीर दिफा का ये कहना है डार के वजीर आजम बनने से पूरे अमल पर सवालिया निशान. अब डार का वजीर आजम ना बनने से भी पूरे अमल पर सवालिया निशान है. ख्वाजा साहब क्या बातें करते हैं. पार्टी का शख्स न्यूट्रल ओहदे पर फाइज हो. ये चले. इसके अलावा मरियम औरंगजेब कहती हैं तकर्रुर आईनी तरीके के मुताबिक होगा. ठीक है जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. निगरान हुकूमत में डार को वजारत खजाना उमूर की निगरानी सौंपने का इम्कान. एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए इसहाक डार काम करेंगे. प्लान तैयार कर लिया गया. आगे बढ़ते हैं जी. पेट्रोलियम मार्जिन में 1.64 रुपए तक इजाफा. मुज़ाकरात कामयाब हुए. तो चलें जी. आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक. पेट्रोलियम जो डीलरशिप से जो पेट्रोल पंप वाले थे वो कामयाब हो गए हैं और पेट्रोल मार्जिन जो है उसमें 1.64 रुपए का जो है वो इजाफा दे दिया गया है. हुकूमत की तरफ से इसमें अप्रूवल आ गया है. चेयरमैन पीटीआई के वारंट. आज इलेक्शन कमीशन पेशी. एफआईए में भी तलबी. यानी पाकिस्तान में हमने पता नहीं क्या क्या देख लिया. इलेक्शन कमीशन भी जो है अब बैठ के फारिग टाइम में अपने वारंट जो है वो जारी कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट का साबिक वजीर आजम को वकील कत्ल केस में 9 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का हुक्म. मुकदमात की तफसीलात के लिए अदालत से रुजू. तोशाखाना कार्रवाई में इमरान खान पर पानी की बोतल फेंक दी गई. धक्कम पे. मुझे भी इंसाफ चाहिए. जज हुमायूं दिलावर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत. अच्छा इनको भी इंसाफ चाहिए. आपको पता है ये हुमायूं दिलावर साहब वही हैं जिनके फेसबुक के पेज के कुछ स्क्रीनशॉट जो हैं वो सामने आ गए जिससे उनकी थोड़ी थोड़ी सियासी इंक्लिनेशन का जो है वो अंदाजा हुआ था. क्या करें यार. जज भी तो एक इंसान है यार. आई मीन सीरियसली. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. पीडीएम का क्या कहना है. निगरान वजीर आजम का फैसला एक पार्टी नहीं कर सकती. ओके. शेख रशीद कहते हैं डार के आने का मतलब इलेक्शन 1 साल आगे. ओके. विफाकी काबीना का अहम इजलास. तलब कौमी भंग पॉलिसी आज पेश की जाएगी. हैम्प के हवाले से ये पॉलिसी जो है बनाई जा रही है. अगर आपको याद हो फवाद चौधरी साहब जब वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी थे तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे. काफी मजाक उड़ाया गया था उनका कि भंग की काश्त की जा रही है और ये सारी की जा रही है और इससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं. लेकिन अब ये हुकूमत जो है कौमी हैम्प के हवाले से जो पॉलिसी है उसको एक बाकायदा शक्ल दे रही है. ज़ाहिर है पहले की बनी हुई होगी. इस पे चिड़िया बैठ जाएगी. लेकिन जो भी था आई थिंक ठीक है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. अंदरून सिंध तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी. 9 अफराद चल बसे. कराची में मूसलाधार बारिश के बाद नॉर्थ कराची की एक सड़क से बसें गुजर रही हैं. यार ये बड़ी खौफनाक तस्वीर आई है. नॉर्थ कराची का शादमान टाउन वाला जो इलाका है सेक्टर 14B. यार वाकई जिस तरह कशकोल तोड़ने की बातें पिछले 35 साल से हम सुन रहे हैं. जब से होश संभाला है हम सुन रहे हैं तब से जब से होश संभाला है नॉर्थ कराची का ये पानी का मसला शादमान टाउन का ये पानी का मसला सॉल्व नहीं हो पा रहा. यार हद हो गई है. साइफर ऑडियो तहकीकात. शाह महमूद असद उमर एफआईए के सामने पेश. 2 घंटे तक पूछगछ. दोनों ने अलग अलग बयान रिकॉर्ड कराए. बाहर निकले तो मीडिया ने मुतादिद सवालात किए मगर उन्होंने इन कैमरा बात नहीं की. ऑन कैमरा बात नहीं की. मेरे ख्याल से ये बोलना चाहिए. साइफर एक हकीकत थी. सिक्योरिटी कमेटी की इजलासों में जुटलाया नहीं तस्लीम किया गया. साजिश नहीं गढ़ी गई. शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है. चलें जी टाइम चेक. कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बात करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. सुबह 8:04 हो चुके हैं और सिचुएशन है क्या. सिचुएशन ये कि सिंगाली स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में जो है वो स्टार्ट हो गया है पहला टेस्ट मैच और पहले दिन के इख्तिताम पे पाकिस्तान इज इन कंप्लीट कंट्रोल. पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकाबला बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अपनी गिरफ्त में जो है वो उन्होंने ले लिया है और अभी पाकिस्तान. चलें जरा मेरे ख्याल से आई थिंक पाकिस्तान की जरा अप्रोच के हवाले से जो है ना वो हम बात कर लेते हैं. और सबसे पहले आई थिंक कल पाकिस्तान के ज्यादातर जो जर्नलिस्ट वगैरह और सारे लोगों ने जो है वो इस पे बात करना शुरू कर दी थी कि जो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अप्रोच है इन दिस टेस्ट सीरीज वो कुछ मुख्तलिफ है.
और ये मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि पाकिस्तान बहुत तेज क्रिकेट खेल रहा है. सुबह हम बात कर रहे थे 100 पाकिस्तान ने जो अपने स्कोर किए थे वो सुबह 100 गेंदों पे किए थे. इवन दो पाकिस्तान लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट रियली अर्ली, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान डिड नॉट गिव अप. पाकिस्तान ने जो है वो अपनी उस अप्रोच से पीछे नहीं हटी. और शान मसूद का रोल मेरे ख्याल से आपके अब समझ में आ गया होगा. शान मसूद को ये ख्याल दिलवाया गया है कि भाई तू कुछ भी कर ले, तू फेल हो जा, लेकिन तुम्हें एक मखसूस स्टाइल की क्रिकेट खेलनी है. अच्छा, इसमें कैन यू कनेक्ट द डॉट्स हियर? लाइक वी नो दैट शान मसूद वाज प्लेइंग फॉर डर्बीशायर. डर्बीशायर जो है उसके कोच मिकी आर्थर हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर भी हैं. और इस वक्त जो पाकिस्तान के कोच हैं, जो कोचिंग पैनल काम कर रहा है, वो मिकी आर्थर का हैंडपिक पैनल है. ग्रांट ब्रैडबर्न जो पाकिस्तान के कोच हैं, ऑन फील्ड जैसे कहना चाहिए कि ऑन लोकेशन कोच हैं, बिकॉज जो टीम डायरेक्टर हैं वो तो अभी डर्बीशायर के साथ इन्वॉल्व हैं और इस वक्त इंग्लैंड में जो काउंटी क्रिकेट चल रही है उसकी जो है वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. लेकिन ग्रांट ब्रैडबर्न जो है वो मिकी के प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. और मिकी, अगर आपको याद हो तो उन्होंने जब उनको अपॉइंट किया गया था, उन्होंने ये बात बोली थी कि यार आई विल डू इट माय वे. आई मीन, मैं जिस तरह क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खिलवाना चाहता हूं मैं उसी तरह लेकर जाऊंगा. So for that, Grant and in fact Mickey के बारे में कहेंगे कि he needed a player that he could trust and he could implement his style of playing. तो I think उन्होंने शान मसूद को जो है वो टारगेट किया है और उन्होंने इंतखाब किया, बिकॉज शान को वो पसंद भी काफी करते थे. डर्बीशायर में उनके साथ खेले भी हैं. और शान अब तो खैर आपको पता है कि यॉर्कशायर की कप्तानी करते हैं और इस वक्त इंग्लैंड काउंटी सीजन ऑन है, बट शान कैन नॉट प्ले राइट नाउ बिकॉज ही इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान. सो ऐसा लगता है कि वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जिन खिलाड़ियों को दी गई है, शान इज वन ऑफ दोज पीपल. और कल शान ने फाइनली एक 50 स्कोर की काफी अरसे के बाद. सो मैच की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है कि कल जब खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने 145 रन बना लिए थे. 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए थे. इससे पहले श्रीलंका की टीम सिर्फ 166 रन बनाकर आउट हो गई थी. सिंगली स्पोर्ट्स क्लब की विकेट बैटिंग फ्रेंडली विकेट मानी जाती है. जिस तरह पाकिस्तान ने कल बैटिंग की काफी तेज रफ्तारी से, यानी इवन दो बाबर के आने के बाद और शान के आउट होने के बाद चीजें काफी स्लो डाउन कर दी थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्लोज येस्टरडे एट अ रन रेट ऑफ 5.08. 145 रन पाकिस्तान ने बनाए, लेकिन उसी विकेट पर श्रीलंका इससे पहले जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने जो है वो मुकाबला करने की सकत नहीं रख सकी. 3 खिलाड़ी आउट किए नसीम ने. थोड़ी बहुत नसीम को जो है वो विकेट पे सुबह सपोर्ट मिली थी और उसने उसका भरपूर फायदा उठाया. करुणा रत्ने को जो बोल्ड किया वो बड़ा जबरदस्त था. एंजेलो मैथ्यूज का कॉट बिहाइंड बड़ा आला था. और फिर उसके बाद जो है इट वाज ऑल अबरार, और अबरार अहमद ने एक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया. और वो मैच के बाद बता भी रहे थे अबरार के यार एक ही जगह पे बॉल करते रहे और उनको वहां से जो है ना वो कामयाबी मिलती रही. सो अब ये आने वाले टाइम में ये विकेट जो है ना जरा थोड़ी और मुश्किल होने वाली है. ये बात आपको जो है ना वो याद रखनी है, बिकॉज यहाँ थोड़ी सी स्पिन होना शुरू हो जाएगी. इसलिए पाकिस्तान वुड लव टू हैव अ मैसिव लीड. मैं 200 रन की तकरीबन लीड की जो है वो बात कर रहा हूँ. ये पाकिस्तान के लिए जो है ना काफी आरामदेह हो सकती है. मैच बहरहाल कल वक्त से थोड़ा पहले खत्म हो गया था. तकरीबन कोई 15 ओवर जो हैं कल वो नहीं हो पाए और इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम डॉक होगा नेचुरली. एक तो जो बारिश है वो भी कल भी एक्सपेक्टेड थी लेकिन नहीं हुई, बच गया. आई एम श्योर ओवरनाइट रेन हुई होगी. आई रियली होप दैट कंडीशन इतनी ज्यादा जो है वो डैम्प ना हो वहां पे और पडल्स वगैरह. इवन दो ड्रेनेज श्रीलंकन ग्राउंड्स की बहुत जबरदस्त होती है जनरली श्रीलंका में, क्योंकि बारिश वैसे ही होती है तो जो ग्राउंड होती है वो जो टोपोग्राफी होती है उसमें भी ये चीज होती है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है. तो श्रीलंकन ग्राउंड्स की ड्रेनेज बहुत अच्छी होती है और वो अपने ग्राउंड को पूरा कवर भी कर लेते हैं जनरली. सो आई रियली होप कि बारिश जो है वो स्पॉइल स्पोर्ट ना करे जिस तरह कल इंडिया के गेम में आपको पता है हुआ. लेकिन पाकिस्तान एज आई सेड इज लुकिंग वेरी गुड. कल जब खेल खत्म हुआ अब्दुल्ला शफीक जो कि काफी रन्स जो है के लिए भूखे थे काफी अरसे से, बिकॉज उन्होंने इतनी अच्छी कामयाबी उन्होंने हासिल नहीं की. लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अब्दुल्ला के साथ परसिवेयर किया और कल उन्होंने जो है जो प्लान था, जो पाकिस्तान वे का जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान था उसको अच्छी तरह उन्होंने इम्प्लीमेंट किया. आखिरी कोई आई वुड से हाफ एन आवर 45 मिनट्स में थिंग्स डिड गेट स्लो डाउन, वरना अब्दुल्ला भी तकरीबन कोई 90-95 की स्ट्राइक रेट से जो है वो बैटिंग कर रहे थे. अब्दुल्ला वाज नॉट आउट ऑन 74 ओवरनाइट. बाबर आजम इज बैटिंग ऑन 8. बाबर को भी रन बनाने भाई आज 2 विकेटें जो हासिल की असीता फर्नांडो ने हासिल की. सो यस, गुड लक टू पाकिस्तान टीम टुडे. Talking about the India West Indies game,
जो कि कल हुआ ये मैच ड्रॉ हो गया बिकॉज कल बिल्कुल भी मैच जो है वो नहीं हो पाया. 2-3 मौकों पर ऐसा जरूर लगा कि अब मैच जो है वो शुरू होगा, लेकिन बारिश पोर्ट ऑफ स्पेन में एक बार फिर से हो गई. सो बहरहाल इस मैच में जो है वो ये ड्रॉ हो गया. सीरीज इंडिया के नाम हुई. 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंडिया ने एक मैच जीता और एक मैच जो है वो उनका हुआ है ड्रॉ. और अब जो है ये एक ओडीआई सीरीज इनको खेलनी है जिसमें 3 ओडीआई मैचेस होने और फिर उसके बाद जो है इन दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस की जो है वो भी सीरीज होगी. ओडीआई सीरीज का पहला मैच जो है वो जुमेरात को 27 जुलाई को ब्रिजटाउन बारबेडोस में खेला जाएगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे ये मैच शुरू होगा. ठीक हो गया. अच्छा जी, दूसरी बात ये भी है कि जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें इंडिया ने, क्योंकि कल का मैच उनके पॉइंट हाथ से निकल गया है, सो बहरहाल जी उनके अभी 16 पॉइंट्स हैं. पाकिस्तान ने एक मैच खेल रहा है. 100% पाकिस्तान का है अभी रिकॉर्ड, लेकिन पाकिस्तान वुड लव टू विन दिस गेम और इस पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे आ जाए. इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया हैं वो नीचे हैं बिकॉज एक काफी बराबर की सीरीज इन दोनों टीमों के दरमियान चल रही है. ये हो गई बात भाई क्रिकेट की. और इसके अलावा कुछ हमने सुबह किलियन एम्बेपे का जिक्र किया था, लेकिन अभी रिपीट एक बार फिर से कर देते हैं कि एक नया रिकॉर्ड जो है वो बनने वाला है. एक काफी क्रेजी किस्म का सीन जो है वो इस वक्त दुनियाए फुटबॉल में जो है हो रहा है. और सऊदी क्लब अल हिलाल ने जो है वो एक बहुत ही बड़ी वो मुकर्रर कर दिए है, एक बिड मारी है तकरीबन $300 मिलियन की फॉर किलियन एम्बेपे जो कि फ्रांस की फुटबॉल टीम के कप्तान हैं. और उन्होंने जो ये बिड मारी है वो पेरिस सैंट जर्मैन जिस क्लब से खेलते हैं इस वक्त, उनके हवाले से 1 साल कॉन्ट्रैक्ट का रह गया है अभी किलियन एम्बेपे का. अगर ये ट्रांसफर हो जाता है टू अल हिलाल इन सऊदी अरेबिया, दिस वुड बी अ क्रेजी अमाउंट दैट वुड बी हियरिंग. एंड जो कहते हैं कि जी 1.3 मिलियन पर डे कमा रहा होगा एम्बेपे. दिस इज रिडिकुलस. चलें जी, ये हो गई बात. इसके अलावा हाँ, मिसबाहुल हक चेयरमैन पीसीबी जका अशरफ के मुशीर जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं. और साबिक कप्तान मिसबाहुल हक क्रिकेट के मामलात और अहम उमूर पर निगाह रखने के लिए चेयरमैन पीसीबी के मुशीर हैं. और मिसबा का कहना है कि तमाम खिदमात बिला मुआवजा अंजाम देंगे. गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीसीबी से कदाफी स्टेडियम में मुलाकात के बाद जो है वो उन्होंने कहा कि जी कहते हैं कि कुल वक्ती फराइज से अंजामदही के लिए पुरकशिश तनख्वाह की पेशकश की गई, मगर उन्होंने पहले से संभाली कुछ जिम्मेदारियों के सबब फिलहाल माजरत कर ली है. और बहरहाल मुशीर मुकर्रर हो गए हैं. अब इसमें एक इशू है यार जरा, और वो इशू ये है कि मिसबाहुल हक का एक सर्टन, आपको पता है, एक माइंडसेट है क्रिकेट खेलने के हवाले से. और अगर आपको ये भी याद हो तो मिसबाहुल हक उन लोगों में से थे, क्रिकेट कमेटी के मेंबर थे, जिन्होंने मिकी आर्थर को फारिग करके अपने आप को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है ना वो कोच बना दिया था. सो जो भी था, अब उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, लेकिन खैर इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वही क्रिकेट कमेटी जो है वो मिसबाहुल हक को, जिसके वो खुद मेंबर थे, कोच बना देती है. और फिर उनका टाइम कैसा रहा, क्या हुआ, आपको पता है कि लोगों की मिसबा लेफ्ट एज अ वेरी अनपॉपुलर मैन, वी नो दैट थिंग. और अपने जो उनकी लेगेसी थी उसको काफी नुकसान, काफी टार्निश किया. मिसबा की जो कोचिंग वाला टेन्योर था बहुत ज्यादा उनको पावरफुल जो है वो बना दिया गया था. अब मिकी आर्थर, मुझे नहीं लगता वैसे मिकी और ठहरने वाले हैं ज्यादा, बिकॉज बहुत चेंजेस आ गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में. अनटिल अनलेस नून लीग एक बार फिर से इख्तिदार में नहीं आ जाती, जो कि जाहिर है हमें पता है कि कुछ भी हो जाए आना तो उनको ही है, ये है जमहूरियत. सो फिर उसके बाद शायद या तो मिकी इतना पेशेंस शो करे कि उसको या फिर मिकी को रख लें इतने अरसे के लिए, लेकिन जाने ना दें यार. अब वर्ल्ड कप तक छेड़छाड़ ना करें यार वर्ल्ड टीम के साथ यार, फालतू गुस्सा आ जाता है यार, क्या मजाक लगाया हुआ है मुल्क के साथ. बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है, अभी हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब. कोई और खबर रह गई है, कोई खबर रह तो नहीं गई है, देख लेते हैं जी. स्पोर्ट्स के हवाले से हमने बात कर ली है. इंग्लैंड नेम अनचेंज स्क्वाड फॉर द फाइनल एशेज टेस्ट. 27 तारीख से जो है वो टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है. इसका मतलब ये कि जिमी एंडरसन विल बी प्लेइंग इन दैट गेम.
सो विल दैट बी द लास्ट गेम ऑफ जिमी एंडरसन्स करियर? एक बहुत तवील करियर जिमी एंडरसन का, बिकॉज अब जो अंदाजा हो रहा है वो यही हो रहा है कि उनकी बॉलिंग में वो काट नहीं रही है. और मैं जो इंग्लैंड के जो कहना चाहिए कि सख्त तज्जिया करने वाले जो एनालिस्ट हैं, कल कुछ को मैं पढ़ रहा था और उनको ये लगता है कि जो टीम की सिलेक्शन है वो काफ़ी गलत रही और उससे इंग्लैंड जो है उसकी वजह से ये सीरीज रिटेन नहीं कर पाया या एशेज रीगेन नहीं कर पाया. रिटेन तो ऑस्ट्रेलिया ने कर ली बहरहाल जी. बट या लेट्स सी क्या होता है. ये भी याद रहे कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एशेज बिफोर. There's a very long time. There's a long wait actually because अब उसके बाद एशेज जो होगी वो 2025 यानी तकरीबन 2.5 साल बाद जो है वो अब होनी है इन दी ऑस्ट्रेलियन समर में 2025-26 में. सो या डेफिनेटली अ लॉन्ग वेट. अभी हम बढ़े ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक गाना सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 8:24 is the time. Sunrise Show. अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. अली सेठी ने ये खूबसूरत सॉन्ग प्रेजेंट किया फ्रॉम कोक स्टूडियो. गुलों में रंग भरे. होप यू गाइस एंजॉय दैट. चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. दिस इज दैट टाइम ऑफ द शो व्हेन आई ट्राई टू कैच अप ऑन योर पार्टिसिपेशन इन माय प्रोग्राम. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं बाय द वे विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. वासिफ अजीज कहते हैं, अदील भाई, ऑन एग्जैक्ट टॉप ऑफ हसन स्क्वायर ब्रिज there is always another FM interfering with 107.4. But if we try to find it by changing frequency, no channel could be found. अच्छा, उसकी रीजन जो है ना वो ये है कि शायद आपने FM 101 जो है अपनी गाड़ी में ट्यून नहीं किया हुआ. बिकॉज FM 101 का जो ट्रांसमीटर है वो बिल्कुल सिविक सेंटर के पीछे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग लगी हुई है, जिसकी छत पे एक कसीरुल मंजिला ये बिल्डिंग है, जिसकी छत पे जो है उनका ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है. इसलिए जिसकी भी गाड़ी गुजर रही है, जो भी चैनल होगा जनरली उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ये इंटरफियरेंस जरूर करता होगा. सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट माय फ्रेंड. ऑलराइट देन मुबीन साहब कहते हैं, ऑसम वेदर हियर इन लाहौर. दैट इज वेरी नाइस. ऐसे मंसूर साहब अपने ग्रैंड डॉटर मुन्नी की तस्वीर शेयर की है, who is enjoying after rain in the rooftop garden. That is very nice. So he's got a rooftop garden. ऐसे मंसूर साहब जो abstract art painting करते हैं. लाहौर में भी मैं अभी देख रहा था कि काफी गहरे बादल जो हैं वो नजर आ रहे हैं इस वक्त. सैटेलाइट पिक्चर में देख रहा था. सो वेरी गुड जी, एंजॉय करना अगर बारिश वगैरह हो रही है. रिजवान इरशाद कहते हैं, फरंगी आइडियाज इम्प्लीमेंटेशन एज इट इज बेस्ट डिस्प्लेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम टाउन एंड जेल रोड अंडर पासेस इन लाहौर. जेल रोड पे कौन सा अंडर पास वैसे बना? मेरा इस बार उस तरफ जाना नहीं हुआ बिल्कुल भी यार. जेल रोड पे जो है ना वो बस वहीं से यू टर्न लेकर आ गए, वही जो है आपका लैंडमार्क वाली जो जगह है, वरना या उसके अलावा नहीं गया मैं. बट आई डोंट नो, बट हार्ड लक यार. क्या पानी भर रहा है, क्या हो रहा है उधर? प्रॉब्लम हो रही है कुछ लग रहा है. एंड देन उम्मे अमन कहती है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो इट वुड टेक 22.7 years टू ईट एट एवरी रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क सिटी. बट नहीं खा रहा मैं यार, नहीं खा रहा. न्यूयॉर्क के हर रेस्टोरेंट में अगर 22.7 साल लगने वाले हैं, मैं कुछ और काम करूंगा उसमें. तैयब ताहिर की एज का रोला चल रहा है, हालांकि इट वाज इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट नॉट अंडर 19. अरशद गुमरो कहते हैं, यार उसमें भी पता है क्या, उसमें भी ये इंडियंस की तरफ से आपको पता है रोना ज्यादा है. खैर हमारे यहाँ तो कुछ लोग नेगेटिव हैं, वो तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इंडियंस की तरफ से रोना धोना जो है ना वो ज्यादा लगा हुआ है इस चीज के हवाले से कि यार पाकिस्तान ने तो बड़े लड़के भेजे अपने. जबकि यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट पाकिस्तान एक्चुअली हैड द थर्ड मोस्ट एक्सपीरियंस साइड इन दिस टूर्नामेंट. और अगर हम एवरेज एज के हवाले से भी बात करें, पाकिस्तान आई थिंक वाज अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ सम यंग एंड सम डोमेस्टिक के एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स की जो है वो अगर हम बात करें तो वो थी वहाँ पे. और इसमें आई थिंक सबसे ज्यादा जो मैचेस खेले हुए थे वो बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने खेले हुए थे, जो इंटरनेशनल उनका एक्सपीरियंस. शोमिया शरकार वगैरह किस्म के अगर वो प्लेयर्स भेज रहे हैं तो उनके तो बड़े एक्सपीरियंस है. और अगर एज वाइज देखा जाए तो श्रीलंकन प्लेयर्स एक्चुअली had the highest average age in this emerging tournament. So that emerging tournament had nothing to do with under 19. So yeah, you are spot on. India ने अपने काफी नातजुर्बाकार टीम भेज दी थी, but still you have got to say they performed really well. They were unbeaten in the tournament जब तक वो फाइनल नहीं खेले थे. शारा फैसल डूबा हुआ है फ्रॉम मलीर 15 टिल वाइल्डलेस गेट, और उसके बाद सूखा हुआ है. अरशद घुमरो साहब, उसके बाद ड्रेनेज अच्छी है. मलीर 15 से वाइल्डलेस जो है वो जाहिर है अच्छी ड्रेनेज नहीं है, क्योंकि वो जब ड्रेनेज डली थी शायरा फैसल पे, आपको पता है काफी तवील एक प्रोजेक्ट जो है वो चला था. बिकॉज शायरा फैसल बंद पहले गई थी, फिर उनको याद आया कि अब इसमें ड्रेनेज तो डाली नहीं हमने, फिर उन्होंने दोबारा से उसमें ड्रेनेज प्रॉपर डाली. तो सड़क तोड़ के फिर दोबारा उन्होंने ड्रेनेज डाली उसमें. तो वो एयरपोर्ट तक कहानी की थी, बिकॉज वहीं तक ही जाते हैं ये लोग.
तो वहाँ पानी बह जाता है मेरे ख्याल से, लेकिन उसके बाद वो नहीं बहता. इसको पहुँचाना चाहिए इनको वाइल्डलेस गेट से लेकर मलीर 15 तक ही क्यों, आगे तक लेकर जाएं, इसको लांडी तक लेकर जाएं. आगे बढ़ते हैं जी. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं अमेरिका ने किराए के फौजी और पेशावर कातिल फराम करने वाले रूसी इदारे CIA, अच्छा वागनर यानी किराए के कातिल, पेशावर कातिल, किराए के टट्टू, किराए के फौजी. ये तो अमेरिकन कम करते हैं क्या ये काम, ऐसे कह रहे हैं जैसे. अब ये वो जो था ब्लैक वाटर था, वो क्या था जिसका जी बाद में नाम जी सिक्योरिटी वगैरह रख दिया था उन लोगों ने. अजीब बातें करते हैं यार ये अमरीकी भी. अच्छा जी, वागनर मलेशिया से मदद लेने के इल्जाम में अफ्रीकी मुल्क माली के वजीर दिफा साद कमारा और आला फौजी एहलकारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं. ठीक है, बस जिसके साथ इनकी नहीं बनती ना उस पर पाबंदियां लगा देते हैं. इतने सेलेक्टिव है ना अमेरिकन पाबंदियां लगाने के हवाले से, समझ में नहीं आती ये बात मुझको. लेकिन खैर चल आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जीशान बेग साहब कहते हैं बी केयरफुल वाइल ट्रैवलिंग टू गिलगित बल्तिस्तान. गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बाइस तकरीबन 20 मकामात पर जो है वो गिलगित से चिलास तक शारा काराकोरम बंद हो गई है. बाबूसर, नारान और झलखट शारा 4 मकामात पर बंद है. बाबूसर शारा पर 100 के करीब गाड़ियां फंसी हुई हैं. अरे भाई ये आप लोग एहतियात करें, वाकई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बिकॉज मैंने शायद कल भी जिक्र किया था, एक बड़ी खौफनाक सी वीडियो भी जो है मैंने स्कर्दू वगैरह की तरफ देखी थी जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग जो है वो हुई भी थी. अब क्या हो रहा है कि आपको पता है कि हमारे पास 2 लॉन्ग वीकेंड्स आने वाले हैं. अब ज़ाहिर एक आशूरा का लॉन्ग वीकेंड है, मुझे अंदाजा है कि उसकी ज़ाहिर एक इमोशनल इंपॉर्टेंस है, लेकिन बहुत सारे लोग ज़ाहिर उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते, तो उनके लिए दिस अ लॉन्ग हॉलीडे एंड दे विल बी हेडिंग आउट टू द नॉर्दर्न एरिया. तो कहते हैं जी काफ़ी उसमें कल बल्कि नारायण में एक होटल में एक बंदे से मेरी एक साहब जिन्होंने अपना होटल खोला है, तो उनसे मेरी बात हो रही थी. सो वो भी यही कह रहे थे कि भाई 9-10 की तो बहुत रश होता है हमारे यहाँ, 9-10 मुहर्रम की वो बात कर रहे थे. तो अब उल्टा ही साहब हमारे यहाँ. फिर आपको पता है कि 14 अगस्त का जो वीकेंड आ रहा है वो भी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मंडे को आज़ाद हुआ था. सो मेरा मतलब है 14 अगस्त मंडे को पड़ रहा है. सो वो भी एक लॉन्ग वीकेंड आने वाला है. तो यार उसमें ना ऐसी इस तरह की ये हरकतें ना करें. जब पता है कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है, बारिशें बहुत हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, जाने खतरे में, क्यों जा रहे हैं? व्हाई डोंट यू गाइस एक्सप्लोर सम न्यू प्लेस? हरीपुर के करीब, इस्लामाबाद वालों से बात कर रहा हूँ मैं, इवन लाहौर वालों से बात कर रहा हूँ, हरीपुर के करीब जाइए, कुछ नई जगह एक्सप्लोर करें, लोकल से मिलिए, पता है उनको कहाँ है भाई, कोई पुरफजा मकामात बताइए एंड ऑल. तो उन जगहों उस तरफ ना जाएं आप. जो है ना जो अपना नारायण कागान वाला बालाकोट, एहतियात करें यार. पब्लिक तो जाएगी, कौन सा सुनना है, मेरी बात कौन सुन रहा है यार. लेकिन खैर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाह 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 भाई आलमगीर साहब, जबरदस्त, मजा आ गया मजा आ गया. और बहुत खूबसूरत, बहुत ही सटल सा ये गाना है एंड काफी दिनों बाद आज सुना. आई होप आप लोगों ने भी इस गाने को एंजॉय किया होगा. कामरान याया साहब कहते हैं जबरदस्त, माशाल्लाह, व्हाट अ वॉइस, ग्रेट आलमगीर, एब्सोल्युटली. रबिया हैदर कहती हैं व्हाट अ सॉन्ग, प्लीज डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माय हस्बैंड शाहिद खान. ऑलराइट भाई, रबिया ने इस गाने को जो है वो शाहिद खान साहब को डेडिकेट किया. अरशद गुमरो कहते हैं आज तो बैक टू बैक गजलें सुना दी, फीलिंग स्लीपी. सो जाओ भाई, सो जाओ. अगर आप इसको गजल कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप गलत कर रहे हैं. ये गजल की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये है गीत. बोल दिया हमने, बस ठीक है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, चलिए बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के हवाले से. इंटरनेशनल बड़ी खबर इस वक्त दुनिया की इसराइल से आई है. इसराइल में जो है वो मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है कल से. वैसे तो मुजाहिरे पिछले 6 दिनों से जारी थे, लेकिन कल शाम से इसमें जबरदस्त शिद्दत आ गई है और बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं. इसराइल की इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमत के उस इकदाम के हवाले से जिसका अपने प्रोग्राम में हम पिछले 2-3 दिन से जिक्र भी कर रहे हैं. बिलाखिर बिल जो है वो पास हो गया है. अब वो एक कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया है जिसके तहत इसराइल की हुकूमत ने अपनी जुडिशरी है उसके कुछ पर जो हैं वो कुतर दिए हैं, उसको छोटा कर दिया, उसके कंट्रोल को, उसके इन्फ्लुएंस को जो है वो छोटा कर दिया है. मैं काफी दफा प्रोग्राम में ये बात जिक्र कर चुका हूं कि इसराइल में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, उनके मुल्क में कोई लिखा हुआ जो है वो आइन नहीं है. इसकी वजह से इसराइल में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वो और जो मुल्क में पार्लियामेंट में बनाए हुए जो कवानीन होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है. इसराइल की जो सुप्रीम कोर्ट थी वो काफी बाइख्तियार हुआ करती है. उसके फैसले जो हैं वो किसी भी बनाए हुए कानून को जो है वो कलअदम करार दे सकते थे, उसमें तरमीम करने का कहा कर सकते थे. लेकिन अब जो है वो इसराइल की सुप्रीम कोर्ट से काफी हद तक इस ताकत को जो है और उनकी अथॉरिटी को जो है वो उनसे छीन लिया गया है. सो इसराइल के जो डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोग हैं, यानी वो लोग जो कि चाहते हैं कि इसराइल में जो है वो जमहूरियत
का ये सिलसिला जो है उसको कोई आँच ना आए, इवन दो ज़ाहिर है ये एक बड़ी कहना चाहिए कि हिपोक्रिटिकल सी बात है कि इसराइल बहुत बड़ा जुल्म भी कर रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर और फिर अपने मुल्क में डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी इस तरह के लोग हैं जो कि अपनी हुकूमत के इन एक्सेसेस को जो है सारे वो अपने लिए नुकसानदेह समझते होंगे. कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसराइल जो है वो फैशिज्म की तरफ जो है वो जा रहा हो, बिकॉज चेक्स एंड बैलेंसेस किसी भी सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरी हैं. किसी भी मुल्क में कोई भी इदारा अगर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए तो उस मुल्क के लिए अच्छा नहीं चले. हम इसराइल पे रहते हैं तो वो चाहते ये हैं कि वजीर आजम जो है वहाँ के वो इतने ज्यादा जो है वो ताकतवर ना हो जाएं कि उनके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो रहे ना. सो या आई थिंक दैट्स द थिंग. लेट्स सी कि ये इनके मुल्क में जो अब मुजाहिरे वगैरह चल रहे हैं ये किस लेवल तक जाते हैं. अभी तक इसमें खून की आमेजिश तो नहीं हुई, यानी कि देयर हैवंट बीन एनी डेथ्स और एनीथिंग, बट जो भी है सिलसिला सिचुएशन इज इंटरेस्टिंग एंड द वर्ल्ड इज लुकिंग एट दैट. और क्या सीन है जल्दी से बात करते हैं जी. सदर्न यूरोप के हवाले से हमने कुछ दिनों पहले जो है वो बात करते आ रहे हैं कि इस वक्त यूरोप के बाज इलाकों में शदीद गर्मी पड़ रही है. सदर्न यूरोप में जो मेडिटरेनियन कोस्ट के साथ उनके ममालिक हैं, जिसमें स्पेन हो गया, जिसमें इटली हो गया, साउथ ऑफ फ्रांस हो गया, खास करके ग्रीस यानी यूनान के जो बहुत सारे आइलैंड्स हैं वहां पे जंगलों में आग लग गई है. और खास तौर से जो एक बड़ा उनका हिस्टोरिकल आइलैंड है जिसको रोड्स कहा जाता है. ज़ाहिर है आप जानते हैं कि रोड्स आइलैंड का जो है वो जब आप एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी उसका जिक्र भी होता है. कुछ इस तरह के वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं जो कि जो दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड थे उसमें भी ये शामिल होते हैं. सो वहाँ पे जो इस वक्त आग लगी हुई है उसके बारे में मैं ये पढ़ रहा था दैट इनफैक्ट बीबीसी ने भी ये लिखा हुआ है कि इट्स लाइक अ बिब्लिकल कैटास्ट्रोफी. यानी जिस तरह बाइबल में बताया जाता है कि कौमों पे किस तरह के अजाब आते हैं, कुछ उसी तरह की नहीं. वो ये नहीं कहना चाह रहे कि इनके बुरे अमाल की वजह से अजाब आ रहे हैं, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन देयर. जिस तरह की वहाँ पे आग लगी हुई और कुछ तस्वीरें जो है वो इस वक्त मेरे सामने भी खुली हुई हैं जिसमें आपको देख के अंदाजा वाकई ये हो रहा है कि किस खौफनाक अंदाज से जो है वो आग यहाँ पर फैली और किस तरह इन इलाकों को जो है वो इस आग ने नुकसान पहुंचाया है. सो 2-3 आइलैंड्स हैं. कॉर्फू नामी एक आइलैंड है, वहाँ पे भी रोड्स में भी काफ़ी ज़्यादा ये आग लगी हुई है. और ये इलाके जो हैं ये बेसिकली टूरिज्म के लिए बड़े फेमस हैं. रोड्स इनफैक्ट जो यूरोपियन टूरिस्ट हैं नॉर्दर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप ठंडे इलाकों से गर्मियों में यहाँ पर टाइम स्पेंड करने आते हैं, उन्होंने आके यहाँ पर जो है काफी सारे लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया. कहते हैं अराउंड 20,000 पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम दिस आइलैंड. सो काफी बैड सीन है यार यूरोप में इस वक्त जो गर्मी वाला सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से. लेकिन खैर चलें, अभी हम बढ़े एक ब्रेक की जाने, वापस आके फिर जरा मजीद कुछ बातें करेंगे और अपने प्रोग्राम को भी इख्तिताम की जानिब लेकर जाएंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. 50 is the time. सनराइज शो दिल की आवाज. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट चलें जी, जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ मईशत के हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से. और देयर इज अ डबल वैमी सिचुएशन राइट नाउ फॉर पाकिस्तान. और पाकिस्तान के लिए जो एक इस वक्त PKR पाकिस्तान रुपी की वैल्यू अपनी जगह और इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में जो है उसमें भी एक इजाफा देखने में आया है. इनफैक्ट अच्छा इजाफा जो है पिछले 5 दिन में अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 4.5% का जो है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में इजाफा हुआ है. पिछले एक महीने में द ऑयल प्राइसेस आर अप बाय अराउंड 14% और तकरीबन पिछले 3 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है. नेचुरली फॉर नेट ऑयल इंपोर्टर, इनफैक्ट नेट ऑयल इंपोर्टर की आप बात करें, ऑयल इंपोर्टर ही बोलते हैं बिकॉज हम तो अपनी ज़रूरत का एक बहुत मामूली सा ऑयल खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बाकी हम इंपोर्ट ही कर रहे होते हैं. हमारे जैसे मुल्कों के लिए ये कभी भी अच्छी खबर नहीं होती है बिकॉज जाहिर है वो एक दबाव जो है वो इसका बढ़ना शुरू होता है बिकॉज हुकूमत भी करंट अकाउंट को डेफिसिट से सरप्लस लाने का क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा ले रही है. लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि जाहिर है एक बार फिर से हमारे करंट अकाउंट को जो है वो खींच के कुछ हद तक डेफिसिट की जानिब जो है वो ले जा सकती हैं. सो बहरहाल इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस राइट नाउ अगर मैं WTI यानी अमेरिकन मार्केट में ट्रेड होने वाले ऑयल की बात करूं तो तकरीबन कोई $79 अ बैरल जो है वो इस वक्त हो चुका है. लेकिन दूसरी जानिब हम पाकिस्तानियों की जो एक नज़र इस वक्त रोज़ाना पड़ रही है दैट इज़ अबाउट दी करेंसी मार्केट. और करेंसी मार्केट में जो है वो इस वक्त अगर आप देखें कि कल भी रुपए ने तकरीबन कोई $1 से जायद का जो है वो उसकी वैल्यू गिरी है.
और कल मैं जो YouTube शो रात में कर रहा था उसमें काफी तफसील से मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द इंटरबैंक मार्केट. और इंटरबैंक मार्केट में इस वक्त जो है वो ये जो रुपया दबाव में नजर आ रहा है काफी ज्यादा. ज़ाहिर है इसका ताल्लुक जो है वो भी IMF के स्टैंड बाय अग्रीमेंट प्रोग्राम के साथ है. एक वक्ती तौर से जो है वो एक एक्साइटमेंट नजर आई थी जिसपे हुकूमत ने अपने जो लगे बंदे होते हैं उनको छोड़ दिया था मीडिया पे और जाओ जी जाके रुपये को 250 पे पहुंचा दो तो 250 पे तो 200 तक पहुंचा दो. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रुपया इस वक्त तकरीबन इट्स अप्रोचिंग 290 और उसके ऊपर कहाँ जा सकता है हमें पता नहीं. अल्लाह करे पीछे आएगी, बहुत जरूरी है. कुछ उम्मीद ढारस बंदी थी कि 350 पे आ गया था कि शायद वो इन्फ्लेशनरी जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो वो हम पे ना हो. सो सॉर्ट ऑफ अ डबल वैमी सिचुएशन एज आई सेड अर्लियर कि तो रुपये की वैल्यू भी गिर रही है एंड देन ऑयल प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं. सो वो हमारे करेंसी पे मजीद एक कितना विशियस सर्किल में हम एक दाखिल हो जाते हैं. सो ये जो रुपये की प्राइस के साथ जो इस वक्त हो रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह इस वक्त राइट नाउ इज आपको पता है कि आपकी नॉलेज में नहीं है तो मैं आपको बता चलूँ कि स्टेट माफ कीजिएगा IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर ये एक लाजमी कर दिया है या बल्कि कहूँगा कि उन पे एक जिम्मेदारी डाल दी है कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट के दरमियान जो इंटरबैंक रेट है उसके दरमियान जो कीमत का फर्क होना चाहिए डॉलर का वो $1.25 से 1.25% से ऊपर नहीं होना चाहिए. 1.25% से ऊपर नहीं होना चाहिए. ओपन मार्केट का रेट जनरली ज्यादा होता है. ओपन मार्केट रिफ्लेक्ट करती है आमतौर से मार्केट मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिटरमिन कर रही होती है प्राइस को. इंटरबैंक को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है और यही काम इसहाक डार साहब का आपको पता है कि फेवरेट मशगला भी यही है कि वो इंटरबैंक मार्केट के साथ आके छेड़खानी करते हैं. बल्कि IMF ने जो अपनी तफसीली रिपोर्ट बताई है उसमें उन्होंने इसहाक डार साहब की जो छेड़खानी की जो रुपए के जो स्टेबल रखने का जो इनका ऑब्सेशन है पता नहीं वो क्या प्रूव करना चाहते हैं उस चीज से. ये बात किसी को कभी समझ में आए तो वो जरूर बताए. लेकिन अपने उस ऑब्सेशन को अपने उस शौक को जो है वो जला बख्शने के लिए वो हमेशा करेंसी मार्केट के साथ आके मैनिपुलेट करते हैं. लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है बज़ाहिर कि IMF ने उनके हाथ जो है वो बांध दिए हैं और वो इस वक्त करेंसी मार्केट में इंटरवीन नहीं कर सकते. सो अब उन्होंने क्या बेसिकली IMF ने कहा है कि जी इंटर बैंक चेस करेगा ओपन मार्केट के रेट को और आप रेट को अब मैनिपुलेट नहीं कर सकते बिकॉज इस रेट की मैनिपुलेशन की वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को पिछले 15 महीने में काफी नुकसान उठाना पड़ा है. 15 तो खैर चले मिफ्ता तो फिर भी जरा ओपन मार्केट पे मार्केट मैकेनिज्म पे बिलीव करते रहे. लेकिन जो पिछले 10 महीने में काफी नुकसान हुआ है. आपके हुंडी हवाला का बिजनेस एक बार फिर से जगमगा उठा है. रुपया फॉर्मल चैनल से नहीं आ रहा है. बहुत सारे लोग अपनी एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स को जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही रख रहे हैं इस वक्त. सो डॉलर की पाकिस्तान में आने में जो है वो कमी हुई है. और अब लेकिन ज़ाहिर जो रुपया गिरने की वजह है वो ये है कि डिमांड बढ़ रही है डॉलर की. ओपन मार्केट में डिमांड बढ़ रही है. जो LCs हैं वो रिटायर हो रही हैं बिकॉज अब बज़ाहिर LCs के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो भी आपको पता है नोटिफिकेशन के थ्रू इंपोर्ट पे जो पाबंदियां थी उनको भी खत्म कर दिया गया. तो ज़ाहिर है ये एक्सपेक्टेड था. आई मीन इफ यू रिकॉल जब हमने बात की थी एक बार जो है वो रुपया गिरना शुरू हुआ था. इनफैक्ट मैंने व्लॉग भी बनाया था इसके ऊपर अपने YouTube चैनल पे लगाया भी था और मैंने उसमें यही बात की थी कि वक्ती तौर से शायद रुपया इस वक्त रिवर्स गियर पे हो कि सेंटिमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि थिंग्स माइट बी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. थिंग्स परहैप्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फाइनली. लेकिन ये इट वाज ऑलवेज बाउंड टू गो बैक. जैसे जैसे डॉलर की डिमांड बढ़नी है तो फिर रुपया एक बार फिर से इसको वापस आना था. और ये बात उस व्लॉग में मैंने बताई भी थी. शो में भी जिक्र किया होगा आई एम श्योर. शो में और उनमें ज्यादा फर्क होता नहीं है. सो या देखते हैं ये मामला कहाँ जाके रुकता है बिकॉज हमारे एक टेक्निकल एनालिस्ट दोस्त हैं वो तो कहते हैं अगर 293 टच कर गया तो फिर ये 300 से ऊपर ही जाके जो है ना वो रुकना है. सो या लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. ऑलराइट बाकी का सीन है जनाब. असद साहब का मैसेज आया. आई थिंक वेदर वाज द जी बिल्कुल ओके या बिल्कुल. अच्छा ये तो कल की बात हो रही है बट ये कि आज अभी तक मेरे पास जो कराची में बारिश हुई है अल सुबह बल्कि पूरी रात गए तकरीबन बारिश चलती रही है. उसके बाद से उर्दू कॉलेज के सामने की एक तस्वीर आई हुई है जहाँ पे शदीद पानी जो है वो जमा हुआ है और जिसकी वजह से आपको पता है वैसे ही यूनिवर्सिटी रोड का वो जो रेड लाइन बन रही है उसकी वजह से वहाँ का कबाड़ा हुआ है फिलहाल. और इस वक्त काफी पानी भी वहां पे जमा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो है वो तातुल जरूर आप फील कर रहे होंगे. और इसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं ब्रो आई थिंक वी शुड आल्सो नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एज देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन इजराइल. एटलीस्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशन वुडंट बी सेट असाइड और ब्रोकन. हाँ वैसे ये बात भी है
कानून, वैसे वाकई यार ये आइडिया आ गया हमारी हुकूमत के पास कि मुल्क से आईन ही खत्म कर देते हैं और जरूरत ही नहीं आएंगी हमको, तो बिकॉज आइन होने से भी क्या फर्क पड़ रहा है हमारे यहाँ. सो नहीं, पॉइंट तो आपका वैलिड है, बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं बाय द वे, आपको पता है ब्रिटेन जो यूनाइटेड किंगडम है उनका भी दे डू नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे. बाकी ये जो खलीजी रियासतें हैं इनकी तो खैर कहानी बिल्कुल अलग है, इनका तो गेम ही बिल्कुल डिफरेंट है. वहाँ पे भी उनके पास भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई आइन बाकायदा किसी दस्तावेज की फॉर्म में कोई आइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. तो दुनिया में हैं, देयर आर हैंडफुल ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनमें कुछ डेमोक्रेसीज भी हैं, अच्छी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है. अब इसराइल को आप जितना बुरा भला कह रहे हैं किसी भी लिहाज से, लेकिन इसराइल इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. यूके वी नो इज अ प्रीटी फंक्शनल डेमोक्रेसी. और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आइन है, बड़ा जमहूरी किस्म का आइन है, बट दीज आर नॉट फंक्शनल डेमोक्रेसी, दीज आर शैम डेमोक्रेसी. सो या इसका कोई एक जवाब जो है वो बनता नहीं है. लेकिन ये आइडिया अच्छा है हमारी हुकूमत के पास, इसमें जो है ना वो कोई शक नहीं है. चलो जी, एनीथिंग एल्स, और क्या सीन है यार. बिजली के बिलों के ऊपर के हवाले से भी बात करनी है. चलें जी, गुड, मैसेज आ गया मेरे पास जी के इलेक्ट्रिक की तरफ से कि आपका बिल जो है वो मौसूल हो गया. मैं बड़ी हसरत की भरी निगाहों से इस बिल को मैं देख रहा हूँ जो इस वक्त उनके पास है, जो अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज ये आखिरी बार है जो मैंने इतना कम अमाउंट पे किया है. गर्मियों में तो अब शायद इससे आपको पता है कि अब आराम से आपका बिजली का बिल तकरीबन 25-30% तक जो है वो बढ़ सकता है. और सर्दियों में गर्मियों वाले बिल जो है वो आना शुरू हो जाएंगे. बल्कि अब तो आपको पता है कि अगला टारगेट गैस की प्राइसेस न चलें. शुक्र है गैस का इतना ज्यादा इस्तेमाल जो है सिवाय कुकिंग के अलावा एंड ऑल जो है वो नहीं होता. लेकिन एहतियात करें यार. जरा तफसील से बात करूंगा, यूट्यूब पे भी बात करनी है इस चीज के हवाले से. हाउ कैन वी सेव इलेक्ट्रिसिटी. अपनी थोड़ी आदत बदलनी पड़ेंगे. देखो अगर आप या तो इतने अमीर हो जाओगे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा हो जाओ भाई, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार. अल्लाह ताला हम सबको ऐसा अमीर बनाए किसी ना किसी दिन. लेकिन वी हैव बीन पेइंग फॉर द इनएफिशिएंसीज ऑफ द सिस्टम. वो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे वो अपनी जगह, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो बिजली के बिलों में हम पे कर रहे होते हैं वो हमारी सिस्टम की इनएफिशिएंसीज, बिजली की चोरियां, ट्रांसमिशन लॉसेस, इन तमाम चीजों को, बिल को रिकवर ना कर पाना, हुकूमत की नाकामी, उसका भी जो है वो बार बोझ हम लोगों को उठाना पड़ रहा है. अवाम असल में बिल्कुल टोन है, अवाम में कोई परवाह ही नहीं है, अवाम को चिंता ही नहीं है. अवाम भी बिल्कुल हाथ पांव बांध के बिल्कुल अपने आप को ना उन्होंने बस अब हवाले कर दिया है कि जो करना है करो भाई. तो इसलिए, वरना तो यार कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता, बेदार मुल्क होता तो दिमाग सही कर देते हैं इनका. लेकिन खैर चलें, ये वक्त आ गया आप लोगों को इजाज़त लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़. This is Mira FM 107.4.